नमस्कार दोस्तों। अब आप एक बड़ी महंगाई के लिए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि महंगाई पर काबू करने के प्रयास से भी मोदी सरकार ने मना कर दिया है। और मोदी सरकार ने क्यों किया है, आप इसके पीछे बताते हैं और क्या कारण है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतिहास में पहली बार 11वीं बार अपने रेपो रेट को न बढ़ाने का फैसला किया है। उनकी जो रवांडा इकोनॉमी है वो आपको कहां ले जाने वाली है, श्रीलंका से भी बदतर हालत में ले जाने वाली है। और इसको लेकर के मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि भारत सरकार की तमाम सारी नीतियां हैं जो आपको श्रीलंका से भी बदतर हालत में खड़ी कर रही। क्यों खड़ी कर रही, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। जिस तरीके से राष्ट्रवाद और दूसरी कहानियां बता करके जिस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है, मुद्दों से बाहर किया जाता है, धर्म और दूसरों चीजों की राजनीति में घालमेल किया जाता है और राजनीति की पवित्रता को नष्ट किया जाता है, वो सारी वजह है जो आपका ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट की जाए। और यही वजह है कि 2014 से और 2022 में जब हम तुलना करते हैं तो इन 8 सालों में हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में यदि देखेंगे, इतनी महंगाई, इतने परसेंट महंगाई कभी नहीं हुई थी यदि कोई आर्थिक रूप से दिवालिया देश न हुआ हो। तो आप समझ सकते हैं कि इस हालत में भारत को खड़ा कर दिया गया है। इसमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जो आरबीआई ने ये किया है, तो आरबीआई ने कहा कि जो रेपो रेट है सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है। तो आप समझिए, जब भारत सरकार ये चाहती है तो इससे देश बर्बादी की तरफ जाता है। आपको पता है कि भारत देश पर इस समय भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर्ज लाद दिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार में जो सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए पूरी भारत सरकार पे कर्ज था 1947 से लेके 2014 तक, वो सिर्फ इन 7.5 सालों में 130 करोड़ हो गया, 130 लाख करोड़ हो गया। तो आप समझिए, जो 54,000 करोड़ था वो 130 लाख करोड़ हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस हालत में हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया गया है। कि जो 54 वो बताने में थोड़ी गलती कर गया, 54 लाख करोड़ था वो 130 लाख करोड़ हो गया। तो ये कर्ज की स्थिति है। इसके बाद में आप देख लीजिए, आप यदि आएंगे दूसरी और चीजों पे आ जाएंगे तो उस स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर जो भारत का घाटा है वो 16 लाख करोड़ रुपए का घाटा है इस साल के उसमें। और उसमें ये स्थिति है, 16 लाख करोड़ का घाटा हमारी जीडीपी का 6.9% है और दिवालिया होने के लिए बस 1% और बढ़ने की जरूरत है। यदि 1% और बढ़ गया तो भारत दिवालिया हो जाएगा। तो आप समझिए कि हम कहां जा रहे हैं। शशिकांत दास जो बेसिकली इतिहासकार हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के चाहते हैं, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्री बना दिया गया, उन्हें आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। आरबीआई का गवर्नर सदैव अर्थशास्त्री बनता था, लेकिन अब शक्तिकांत दास है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के चाहते हैं और जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं। आरबीआई अब वो स्वतंत्र संस्था नहीं रही जो रहनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरें न बढ़ाने की वजह जो बताई, वो कहा कि इससे आर्थिक वृद्धि होगी, जबकि उसी भाषण में उन्होंने माना कि 2023 की पहली तिमाही से आखिरी तिमाही तक बढ़त का अनुमान 6.2% से 4% पे आ गया। आप समझिए, 6.2% से 4% पे रखा है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही है, एक इतिहासकार कैसे चला रहा है और नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला किस तरीके से उसे डिफाइन कर रहा है और बता रहा है। आरबीआई जैसी वैधानिक संस्था यदि सरकार के इशारे पर नाचती है तो आप समझिए 33 महीने से ब्याज दरें न बढ़ाई जाएं और इकोनॉमी का क्या हाल होगा आप समझिए। इससे आप किसको फायदा देना चाह रहे हैं? असल में यह फायदा भारत सरकार उन पूंजीपतियों को देना चाहती है जिनको सस्ती दरों पर लोन दे करके उन्हें माला माल करती है और फिर वो लोन अदा नहीं करते
और भाग जाते हैं और इस तरह भारत सरकार पर, भारत के राजकोष पर 10,000 से अधिक, 10,000 नहीं कहेंगे, 10 लाख करोड़ से अधिक का बोझ पड़ चुका है, जो बैड लोन हो गया और जो एक प्रकार से माफ हो गया। तो इन कारपोरेट का 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज माफ हो गया। तो ये आप समझिए, रेपो रेट की ही तरह 4% पर जो है जो पिछली तरह से ही बना रहेगा 4%। इसके बाद में रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बना रहे। इससे क्या है, इकोनॉमी का जो है रुख है वो कमोबेश उसी हालत में। तो इससे नुकसान किसको होगा? आम जनता को होगा, क्योंकि ऐसा होने से महंगाई और बढ़ेगी और लगातार बढ़ेगी और वो कई गुना बढ़ती है, ये आपको समझना पड़ेगा। माना जा रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार सुधार करेगी और रेपो रेट को सुधारेगी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, किन कारणों से नहीं किया, ये सारी बातें पूरा देश जान रहा है इस समय। रिजर्व बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी के ग्रोथ का जो अनुमान पहले माना गया था 7.2%, अब वो जो है घटा दिया गया है। तो आप समझिए कि रेपो रेट सेम रखा गया और जो ग्रोथ रेट था वो घटाकर 7.2% रहेगा। तो ये समझ लीजिए। आरबीआई के गवर्नर दास ने इसमें बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ग्रोथ 7.8% पहले अनुमान था कि रहेगा, लेकिन अब वो घटकर 7.2% हो गया, मतलब वो भी घट गया है। उसके बाद महंगाई के अनुमान को 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है, मतलब 1.25% महंगाई दर बढ़ जाएगी। और इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पर कोरोना की महामारी का जो असर था उससे अब बुरा असर दिखने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए। और दिसंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही थी, ये भी जान लीजिए। तो इस तरह से ये है कि ना जीडीपी उस तरह से बढ़ पा रही जैसा अनुमान था और ना ही महंगाई घटा पा रहे हैं। महंगाई आरबीआई के कंट्रोल से बाहर चली गई है। पहली तिमाही में 6.3% का अनुमान फरवरी में खुदरा महंगाई दर पर था, जो 6.07% पहुंच गई, जो एक महीना पहले कोरोना भी था उस समय, और उस समय 6.01% थी। आरबीआई का टारगेट महंगाई दर को 4% से बढ़ाकर 6% के बीच बरकरार रखना है। तो आप समझिए कि आरबीआई चाहती है कि महंगाई दर बढ़े और वो हिंदुस्तान के लोगों को, तो इसलिए आप यह मत समझिए कि कहीं वैश्विक कारण मौजूद हैं। वैश्विक कारण होते हैं, वो सदैव रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं जिनके कारण आप महंगाई में फंसे हुए हैं। इसके बाद में आप एक और चीज देखिए, जो है पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सबसे पहले मौजूदा वित्त वर्ष के पहली तिमाही में 6.3% जो रही थी वो महंगाई का अनुमान लगाया गया था। और फिलहाल ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में जो अब होती है उसमें ये आया कि अब महंगाई दर पे काबू पाना संभव नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि उन्होंने मान लिया कि आप महंगाई से जूझेंगे, आप मरेंगे, आपका कुछ भी होगा, सरकार को कोई वास्ता नहीं। सरकार को सिर्फ उन पूंजीपतियों के लिए सरकार चलानी है और नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के हम दो हमारे दो वाले ही हैं। यह बात आरबीआई के आज रेपो रेट की घोषणा के साथ साबित हो गया। तो आप एक और महंगाई और लगातार महंगाई से जूझते रहिए, जिससे जब चुनाव आए तो वो थोड़ा सा कुछ कम करके कह दे कि हाँ देखिए हमने ये कर दिया। आपको याद होगा जो चीज 2014 में आपको 50 रुपए की मिलती थी, आज वो आपको 250 से 300 रुपए की मिलती है। तो आप अनुमान लगा दीजिए कि कितने 100% महंगाई हो गई है। आप किसी भी चीज का अनुमान लगा लीजिए, आपके घर में तमाम सारे सामान आते हैं, आप देख लीजिए क्या दाम थे और क्या है। बाकी कुकिंग गैस या पेट्रोल डीजल इनकी बात ही नहीं मैं कर रहा।
मैं कहता हूं आप अपने रोजमर्रा के जीवन में देख लीजिए, क्यों कि सरकार ने उन छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगाया, जीएसटी लगाई, दवाओं पे लगाई, जो आपका जीवन बचाने का काम करते हैं। ये आपके जीवन से भी कमाई करना चाहते हैं, आपके खून इंजेक्शन लगा के आपका खून निकाल कर कमाई करना चाहते हो। तो इस नीति पर नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, यही उसकी उपलब्धि है और यही इसका गुणगान। धन्यवाद।